अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम फोर्स ऑसिलेशन पढ़ेंगे कि एक्चुअली फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है। ये वैसे आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है। द ऑसिलेशंस अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑसिलेटिंग फोर्स इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑसिलेशन। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि जब आपने पीछे पेंडुलम वाली एग्जांपल्स पढ़ी ना, वो तो सिंपल आप एक अप्लाइड फोर्स करते हैं और बाद में वो ऑसिलेट करता है अपनी ही नेचुरल फ्रिक्वेंसी से। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आप पेंडुलम को पकड़ कर उसको खुद से ऑसिलेट कराते रहेंगे, यानी कि आप उसे फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हर ऑसिलेशन पे। तो इस तरह की जो ऑसिलेशन होगी उसको हम फोर्स ऑसिलेशन कहेंगे। जब हम फोर्स ऑसिलेशन अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें कोई ना कोई सर्टन चेंजिंग्स होंगी हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ना। जैसे अगर हम बॉब को खुद से पकड़ के छोड़ देते थे तो उसकी ऑसिलेशन डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप जो है बॉब को खुद से पकड़ के बार बार ऑसिलेट करवाते रहें। ये हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन का फॉर्मूला है, दैट एफ टी इज़ इक्वल टू एफ नॉट कॉज ओमेगा टी, where f naught is the external force which we applied, or maybe it is the peak value of oscillating force, or here the cos omega t is the harmonic functions which has a value from 0 to maximum value, because it is the cos so its value is 0 to maximum value. फोर्स ऑसिलेशन की एग्जांपल है हमारे एयर ड्रम्स की, कि अगर हम अपने एयर ड्रम्स के सामने कोई साउंड वेव्स रखें या कोई मालिक्यूलर वाइब्रेट्स रखें तो हमारे एयर ड्रम्स जो है ना वो अंदर वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि अगर आपने हेडफोन लगाए हुए हैं कानों में तो और आपने कोई म्यूज़िक चलाया हुआ है और उसका वॉल्यूम आपने ज़्यादा किया हुआ है, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एयर के अंदर ना आपको कोई थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस हो रही है। ये एक फोर्स ऑसिलेशन की एग्जांपल है कि आप कॉन्टीन्यूसली उसे फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली आप साउंड वेव प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके एयर ड्रम्स जो है वाइब्रेट करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट ये कि दूसरा ये भी कह सकते हैं कि वो एक सर्टन फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि जाकर एयर ड्रम से रिएक्ट कर जाती है और वहाँ पर उसकी जो है ना वाइब्रेशन को बढ़ा देती है। द रिजल्टिंग ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑसिलेशंस। फोर्स ऑसिलेशन की बहुत सारी एग्जांपल है। ये ना सिर्फ मैकेनिक्स में यूज़ होती है बट आल्सो इट इज़ यूज इन द एक्वेस्टिक फील्ड में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ होती है फोर्स ऑसिलेशन। और दूसरा ये एटॉमिक फिजिक्स में वो ये है कि फोर्स ऑसिलेशन जो है ना वो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होती है, ना कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक से, कि जब सिंपल हार्मोनिक था उसके अंदर हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती थी, लेकिन जो फोर्स ऑसिलेशन उसके अंदर हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो उसका एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन का वो डिपेंड करेगा रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड द अप्लाइड फोर्स पे। मींस आप देखें, आप जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे बॉब पे उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो उसका रिलेशनशिप किस पे डिपेंड करेगा, हमारी जो अप्लाइड फोर्स होगी उस पर। थर्ड पॉइंट ये है कि अ सक्सेशन ऑफ द स्मॉल इम्पल्सेस अप्लाइड एट द प्रॉपर फ्रिक्वेंसी कैन प्रोड्यूस एन ऑसिलेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड। मीन्स जब आप बार बार एक स्मॉल इम्पल्सेस अप्लाई करते रहेंगे तो वो उसके इंक्रीज़ करेगा एम्पलीट्यूड में। इसकी एग्जांपल आप एक स्विंग की ले लें, एक झूले की ले लें। आपका फ्रेंड झूले पे बैठा हुआ है और आप उसे पुश कर रहे हैं, आपने उसे एक दफ़ा पुश करके छोड़ा नहीं है, आप उसे हर टर्न पे पुश करते हैं। तो जब उसको बार बार आप पुश करेंगे, आप स्मॉल इम्पल्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि उसके एम्पलीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। अब हमारे पास जो है ना, तो ये हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन की एग्जांपल है कि आप उसको हर टर्न पे फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके इफेक्ट में झूला जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जा रहा है और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। अब यहाँ पर हम तीन ऑसिलेटर्स का डिफरेंस बताएंगे। वो तीन ऑसिलेटर ये हैं हमारे पास। एक हमारे पास ये डैम्प्ड ऑसिलेटर है, एक हमारे पास ये साइनसॉइडल वेव्स हैं, साइनसॉइडल फोर्स है, और थर्ड हमारे पास भी साइनसॉइडल फोर्स है लेकिन ये ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रीवियस। तो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से। नंबर वन, पहला ये हमारे पास जस्ट लाइक द डैम्प्ड ऑसिलेटर है, कि यहाँ पर क्या है, जब हम इसको फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी। ये जैसे आपने पीछे डैम्प्ड में पढ़ा था ना, इसमें वही एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं। Consider a damped oscillator. The natural frequency of the oscillator is omega, and we assume, यहाँ पर हम एक assumption ले लेंगे कि उसके अंदर जो damping है वो sufficiently small है as compared to the previous damped oscillator, so that it does not significantly changes this frequency. तो इसका मतलब ये है कि उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसे की वैसे ही रहेगी जैसे इनिशियल पे होगी। सेकेंड पॉइंट ये है, इस पर हमने अप्लाई किया एक साइनोसाइडल फोर्स। ये वो फोर्स है जैसे फोर्स ऑसिलेशन की थी, एफ ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा डबल प्राइम टी। ये हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन है, ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, ये हमारे पास जो है हार्मोनिक फंक्शंस है। हमने फोर्स अप्लाई की। अब यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगी
वो देखें, ये हमारे पास जो है फोर्स ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी है, यानी कि अप्लाइड फ्रिक्वेंसी है, और ये हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी है या ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है वो हाफ ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी है हमारे पास। सो जब आप इस तरह की फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे, द फिगर शोज दैट द रिजल्टिंग मोशंस when the driving frequency is half the natural frequency, note that the motion is a simple sinusoidal oscillation। ये एक simple sinusoidal waves oscillation form है हमारे पास। बट एट द ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी द ओमेगा प्राइम डबल प्राइम रादर देन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि ये ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रही है, ना कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे। ये हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेशन कर रहे थे और ये हमारे पास ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेशन कर रहे हैं। लेकिन क्या है हमारे पास ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी? हाफ ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अब थर्ड वन को हम देखें तो ये भी ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी पे ही ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन क्या? ट्वाइस ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर 0.8 ओमेगा है, 0.8 नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। जब हम इतनी इस पर नेचुरल फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे ड्राइविंग फोर्स की, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मच ग्रेटर देन दिस हो जाएगा। तो ये इस तरह की हमारे पास जो होगी ऑसिलेशन, उसको हम फोर्स ऑसिलेशन कहेंगे। इन फिगर 3 शोज द मोशन फॉर अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड बट विद द ओमेगा डबल प्राइम इज इक्वल टू 0.8 ओमेगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन फिगर 3 इज अबाउट ट्वाइस एज लार्ज एज दैट ऑफ द फिगर 2। वही ना कि ये देखें, इसका एम्पलीट्यूड इससे डबल हो गया, तो वही बात कह रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है ट्वाइस ऑफ द फिगर 2 हो गया हमारे पास, क्योंकि हमने उसकी ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी भी तो बढ़ाई है ना। एज द ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी अप्रोचेस टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशंस कॉन्टिन्यूज टू इंक्रीज। कि जैसे जैसे ये ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी की तरफ मूव करती जाएगी, यहाँ पर ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी हाफ ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी, यहाँ ट्वाइस ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी। तो जैसे जैसे ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी की तरफ मूव करती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमने फोर्स की डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि जितनी जितनी हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे ऑसिलेशन में, उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। When damping is small, the force oscillations reach their maximum displacement amplitude.